हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसबी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस की बुक प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस बाय एससी मलिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम रियल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे ताकि जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट को शुरू ही नहीं किया है, जो जानते ही नहीं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वो भी इस सब्जेक्ट को अच्छे से हमारे साथ समझ सके और आगे जैसे CSIR नेट के क्वेश्चंस और MSc एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अटेम्प्ट कर सके। तो आज ये हमारा इस लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। अब जो एससी मलिक की जो बुक है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि बुक से ही हम सीखते हैं नए नए कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे चैप्टर हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, सेकंड चैप्टर है लिमिट पॉइंट, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स, उसके बाद आ जाता है रियल सीक्वेंस, उसके बाद है इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद है फंक्शन विद इंटरवल एज अ डोमेन। तो ऐसे ही हम ये सारे चैप्टर कवर करेंगे अपनी इस लेक्चर सीरीज में। उसके बाद रिमान इंटीग्रल, यहाँ से CSIR नेट में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 3 to 4.75 मार्क्स का। उसके बाद है हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, CSIR नेट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी देखने को मिल जाता है हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स में हमें जो इंट्रोडक्शन गिवन है, इस इंट्रोडक्शन में जस्ट ये बताया गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स गॉड गिफ्टेड है, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स आए, जैसे ये -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही रैशनल नंबर आए इस टाइप के, P बाय क्यू वेयर P बिलोंग्स टू Z एंड Q बिलोंग्स टू N। यहाँ मैं Q को N से बिलोंग कराने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम ये लिखते हैं 1/2, तो कभी ये तो नहीं लिखते कि 1 पॉजिटिव और बाय में -2, ये हम कभी नहीं लिखते। तो हम यहाँ पर Q को अगर N से भी ले लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें, ठीक है। उसके बाद आए हमारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया रैशनल नंबर्स का P बाय क्यू टाइप का, वेयर P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और P बिलोंग्स टू Z, सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसमें अंडर रूट टाइप के आते हैं, जैसे P बिलोंग्स टू एनी नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये हो गए हमारे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर और नेचुरल नंबर। तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को जोड़कर बनता है, उस सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। ये है रैशनल numbers and irrational numbers together constitute what is known as system of real numbers। कि रैशनल और इरेशनल जो मिलकर एक सेट बनाते हैं, उस सेट को, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेट्स क्या होता है, ठीक है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं हम, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो हमारा सेट होता है वो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पर ऐसे है, जैसे अब किसी को बोल दिया कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो किसी टीचर्स के लिए कोई इंटेलिजेंट होगा, किसी के लिए श्याम, किसी के लिए राम, किसी के लिए सुनीता, किसी के लिए गीता, तो वो ऐसे बना देगा। लेकिन कि अगर किसी और टीचर को, इंग्लिश के टीचर को बोला जाए तो उसके लिए कोई और आएगा, जैसे प्रीति हो गया, दिशुदिमान हो गया, ऐसे यहाँ पर कुछ और नाम आएंगे, तो वो हो गए अलग हमारे लिए। इस टीचर के लिए, ये मान लो ये टीचर है हमारे पास S और ये टीचर है हमारे पास R, तो S टीचर के लिए कोई इंटेलिजेंट है, R टीचर के लिए कोई इंटेलिजेंट है। तो अगर हम सेट बनाएंगे इंटेलिजेंट बच्चों का, तो उस सेट में हम इसको रखेंगे या इसको रखेंगे, इसमें हमें कन्फ्यूजन रहेगी। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि पहले से ही डिफाइंड है वो चीज़ें, उन चीज़ों को हम यूज़ करें। जैसे अगर हमें कोई बोले सेट ऑफ, अगर एक ऐसा सेट बनाना है हमें S, इसमें वो सारे x आएंगे सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन n।
x इज लेस देन 7, ठीक है। तो अब हर एक कोई भी बच्चा हो वो इस सेट में एलिमेंट लिखेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सभी के लिए वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी लिखने में कि हाँ ये हमारा सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 7 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटेलिजेंट वाला एग्जाम्पल ले तो किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट है और किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट है, तो उसमें हमें कंफ्यूजन पैदा हो रही थी कि इस सेट में हम किन किन एलिमेंट्स को, किन किन बच्चों को, कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको रखें। तो अगर हमें वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वो पहले से ही प्री डिफाइंड हो और उन एलिमेंट को हम जस्ट इस सेट में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया अपना वेल डिफाइंड का। इन अदर वर्ड्स एन एग्रीगेट और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी इन अ कॉमन विच अनेबल्स अस टू टेल वेदर एनी गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू इट और नॉट। ये यही कह रहा है कि वो पहले से ही हमें डिफाइंड करके दे कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते भी हैं या नहीं। The indivisible objects of the set are called members or elements of this set। कि जो ये एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने ही लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें वो सारे नेचुरल नंबर आते हैं जो 7 से छोटे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे बोलते हैं सेट के जो मेंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। कैपिटल लेटर्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर जनरली यूज टू डिनोट दिस सेट, और वाइल स्मॉल लेटर्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ई फॉर एलिमेंट्स। अगर हम स्मॉल ए से, स्मॉल बी से, इससे हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उससे हम अपने सेट को डिनोट करते हैं। इफ x इज अ मेंबर ऑफ अ सेट देन वी राइट x बिलोंग्स टू a। कि अगर हमें ये दिखाना है, मैंने एक सेट लिख दिया 1 2 3 4 5 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 7। तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट का नाम मान लिया s, तो 1 बिलोंग्स टू s, ठीक है। और अगर ये दिखाना है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये लिखूंगी 7 डजंट बिलोंग्स टू s। ये होती है हमारी बिलोंग्स टू की नोटेशन, ये एप्सिलॉन ऐसे डाल के, और ये होती है हमारी डजंट बिलोंग्स टू सेट। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा है सेट की डेफिनेशन की, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ये सीखा कि अगर मेंबर्स होते हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और अगर सेट होते हैं तो उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद है अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है तो ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर कोई बिलोंग नहीं करता तो उसके लिखते हैं एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद सम टिपिकल सेट्स। अब हमें सेट्स के बारे में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट लिख रखा है। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से सेट आएंगे, ऐसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसका कोई एंड नहीं होता। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर, इसमें आएंगे माइनस ऐसे डाल के -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन, इसका भी कोई एंड नहीं होता। उसके बाद है आई, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से डिनोट करते हैं। क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। कि सेट क्या होता है हमारा, सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लिखते हैं P बाय क्यू सच दैट P बिलोंग्स टू Z एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का रीजन मैंने ऊपर बता दिया कि जब भी हमें ये लिखना होता है 1/5 तो यहाँ माइनस डालते हैं, यहाँ माइनस हम कभी नहीं डालते। तो इसलिए अगर हमारा क्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तब भी हमारा जो सेट P बाय क्यू है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। उसके बाद आता है आर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर होता है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद देयर आर 2 मेथड्स विच आर कॉमन यूज टू डिनोट दिस सेट। अब हमारे पास जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं 2 टाइप्स से, एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है हमारी रूस्टर फॉर्म, ठीक है। अब रूस्टर फॉर्म को समझते हैं, इसको हम नाम देते हैं रूस्टर फॉर्म। जो हमारी रूस्टर फॉर्म होती है उसके अंदर हम उसके सेट के एलिमेंट्स को कोमा से अलग अलग करते हैं और उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है।
तो ये होगी हमारी रूस्टर फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। सेट एस हैज एलिमेंट्स a, b, c, देन वी राइट s इज इक्वल टू a, b, c। तो ये होगी हमारी रूस्टर फॉर्म। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, सेट वी ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U। तो उनको एक सेट में लिखना है हमें, तो ये लिख दिया A, E, I, O, U। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट हो गया। और ये सेट को डिनोट करने का एक तरीका हो गया कि हमने क्या किया, कोमा से अलग किए उसके एलिमेंट्स और उसके बाद उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कॉमन ऐसे एलिमेंट डालते हैं जो एक कॉमन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, और वो प्रॉपर्टी उस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एस सच डैट एक्स के अंदर वो एलिमेंट आएंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। तो इसके ये होगी मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी x के लिए यहाँ पे डिफाइंड कर दी कि वो प्रॉपर्टी बाहर इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसमें एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये मेरी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू ऑल इट्स एलिमेंट। अब ये एलिमेंट्स लिखे थे मैंने 1, 2, 3, 4। तो ये सारे कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे कि ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर 5 से छोटे भी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दिस सेट S of all elements X which have the property P of X, कि वो सारे एलिमेंट आएंगे S के अंदर जिनके पास प्रॉपर्टी है P of X। आगे एक और एग्जाम्पल है द सेट बी ऑफ नेचुरल नंबर, कि बी एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि 1.2 भी मेरा बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि 1.2 जब मेरा एक नेचुरल नंबर है ही नहीं तो बी 1.2 कैसे बिलोंग कर सकता है बी से। तो बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद आता है हमारा नल सेट। क्या होता है नल सेट? नाम से ही पता लग रहा है, नल सेट, एम्प्टी सेट, कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, समथिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट इज सच दैट नो ऑब्जेक्ट कैन सेटिस्फाइड इट सो दैट सेट रिमेन्स एम्प्टी। कई बार क्या करते हैं हम, एक ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एक ऐसी प्रॉपर्टी दे देते हैं जो कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता, तो यानी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, यही देख लो कि phi इज इक्वल टू n, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1। अब जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सेट ही एक ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो पॉजिटिव हैं और लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 बोल दिया है तो इससे इधर कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारा जो पॉजिटिव हो और लेस देन 1 हो, तो इट मीन्स ये सेट हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद पढ़ेंगे हम इक्वलिटी ऑफ सेट्स। क्या होता है कि दो सेट्स को इक्वल कब बोलते हैं? टू सेट्स इक्वल सेट्स का मतलब है कि उसके एक तो वो सेट है उसकी कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट, अगर मेरे को ए को बी के इक्वल बोलना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के अंदर सेम होने चाहिए और वो एलिमेंट बी हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, टू सेट्स are said to be equal when they consist of exactly the same elements, कि जब उन दोनों सेट्स के पास सेम एलिमेंट होते हैं। thus sets P and Q are equal if every element of P is an element of Q and every element of Q is an element of P। यहाँ से यही सीखने को मिला हमें कि अगर A और B को इक्वल सेट्स बोलना है
तो जो एलिमेंट मेरे पास ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट मेरे पास बी में प्रेजेंट होंगे, और इन दोनों के में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, और जो जो एलिमेंट इसमें होंगे वो भी हमारे सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑर्डर मायने नहीं रखता, यहाँ पे ऑर्डर हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड के बारे में लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो अब ये हमारा सेट इक्वल हो सकता है बी सी ए के, क्योंकि ए इस सेट के, ये ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। ए सेट के अंदर भी ये तीन ही एलिमेंट है, ए बी और सी, और बी सेट के अंदर भी तीन ही एलिमेंट हैं, बी सी ए। तो इट मीन्स जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट भी वही हो, जो ए के अंदर है वही बी के अंदर हो, तो उनको बोलते हैं हम इक्वल सेट्स। अब एक और एग्जांपल है 4 5 6 7 8 9, एक सेट बनाया और इधर तो हमने लिख दिया रूस्टर फॉर्म में और इधर लिख दिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये बोल दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में n सच दैट 3 लेस देन n लेस देन 10 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं वो क्या होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो इट मीन्स ये वाला सेट भी यही बनने वाला है, इसमें भी यही एलिमेंट आने वाले हैं, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर के बारे में बात बताई गई है कि ऑर्डर डजंट मैटर, कि ऑर्डर मायने नहीं रखता। इट इज टू बी नोटेड दैट इन राइटिंग अ सेट एन एलिमेंट ओकर्स ओनली वंस, एक बार ही आ रहे हैं वो एलिमेंट, क्योंकि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि हम बार बार नहीं लिखते उन एलिमेंट्स को, बट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इज इमैटेरियल, कि उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ए बी सी लिखा और बी ए सी लिखा, दोनों इक्वल है। उसके बाद a set is finite or infinite according as the number of elements in it is finite or infinite। अब finite set किसे बोलेंगे, अगर किसी भी सेट के अंदर हमारे पास finite number of elements है, it means हम उनको काउंट कर पा रहे हैं कि हाँ इतने एलिमेंट है हमारे इस सेट में, तो वो सेट हो गया हमारा फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इनफाइनाइट, कि ऐसा सेट जिसके अंदर हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कि कितने एलिमेंट हैं, उस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब हम यहाँ पर कुछ नोटेशंस देखते हैं कि नोटेशन, ये नोटेशन हम यूज करते हैं फॉर ऑल के लिए, ठीक है, फॉर ऑल के लिए। उसके बाद ये वाली नोटेशन हम यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए। उसके बाद ये वाला साइन होता है हमारा इम्प्लाइज डेट। अब ए कोई इम्प्लाइज डेट, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि ए कोई प्रॉपर्टी है और वो इम्प्लाई करती है बी पर, तो इसका ये हमारा साइन होता है ए इम्प्लाई बी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है हमारे पास नोटेशन है वो है इफ एंड ओनली इफ की, ठीक है। ये कि ए इम्प्लाई करता है अगर बी को, तो बी इम्प्लाई करता है ए को, तो इट मीन्स ए इम्प्लाई बी इफ एंड ओनली इफ, ए इम्प्लाई बी इफ एंड ओनली इफ का केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद आती है हमारे पास ये वाली नोटेशन। ये वाली नोटेशन हम यूज करते हैं एंड के लिए, और ये वाली नोटेशन हम इस बुक में यही वाली नोटेशन यूज करेंगे। हम हर एक राइटर अलग अलग देता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्जाम में गिवन होगा कि हाँ ये वाली नोटेशन आपको इसके लिए यूज करनी है। लेकिन कुछ अगर जनरल है इस टाइप की तो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंड के लिए इस बुक में जहाँ भी वो यूज करेगा ये वाली नोटेशन यूज करेगा। उसके बाद और के लिए ये वाली नोटेशन यूज करेगा, और ये नोटेशन यूज करेगा वो नेगेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि नोट ए लिखना है उसे, ठीक है, तो वो ये लिखेगा नोट ए, ठीक है। अब यहाँ हमने नोटेशंस पढ़ ली। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सेट्स के बारे में। उसके बाद नल सेट की डेफिनेशन पढ़ी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, और फाइनाइट सेट पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। उसके बाद इनफाइनाइट सेट कि जिस सेट में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब हमने ये 7 नोटेशंस पढ़ी कि जो सबसे पहली नोटेशन है हमारी वो होगी फॉर ऑल के लिए, सेकंड वाली होगी देयर एग्जिस्ट के लिए, ये हो गया इम्प्लाइज दैट, ये हो गया इफ एंड ओनली इफ, और ये हो गया एंड, और ये हो गया और ये हो गया नेगेशन के लिए, नोट के लिए, ठीक है। अब यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि ये स्टैंड करता है फॉर ऑल के लिए, ये स्टैंड करता है इसके लिए, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पर समझाया गया। उसके बाद आते हैं हम सबसेट्स की डेफिनेशन में। अब हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सबसेट्स,
ठीक है, कि सबसेट किसे, अब अगर हमें ए को सबसेट बोलना है बी को, तो हम कब बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी? If A and B are two sets such that each member of A is also a member of B, कि अगर हर एक मेंबर A का B का B मेंबर है तो हम बोलते हैं A is a subset of B, that is X belongs to A and X belongs to B। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। A मैंने ले लिया 1 2 3 4 और B मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 5। तो अब A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है, तो इट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से A इज अ सबसेट ऑफ B हो गया, तो ये इसकी नोटेशन होती है, ऐसे डिनोट करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। अब सबसेट पढ़ लिया, अब सुपरसेट पढ़ते हैं। अगर A सबसेट है B का तो B मेरा सुपरसेट होगा A का। ठीक है, सुपरसेट यही कहता है कि अगर A मेरा सबसेट है B का तो A का हर एक एलिमेंट B का B एलिमेंट होना चाहिए, और B में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर B में कुछ ज़्यादा एलिमेंट पड़े हैं तो B इज अ सुपरसेट ऑफ A। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन। इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन कॉम्पोजिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। सो वी शैल बी डीलिंग मेनली विद नंबर सेट्स एंड सो वी डिफाइन ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशंस इन दिस सेट। तो इसमें हम कॉम्पोजिशन 2 टाइप की डिफाइन करेंगे। एक है हमारी एडिशन कॉम्पोजिशन और सेकंड है हमारी मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। एन एडिशन कॉम्पोजिशन इज डिफाइंड इन अ सेट एस if to each pair of members A B of S there corresponds a member A plus B of S। यानी अगर हम एडिशन कॉम्पोजिशन की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें हम एडिशन कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए 2 and 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मेरे 2 + 3 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो यहाँ पर n है वो एडिशन कॉम्पोजिशन को सेटिस्फाई करता है। ये मीनिंग होता है एडिशन कॉम्पोजिशन का। ठीक है, तो एडिशन कॉम्पोजिशन इज डिफाइंड इन अ सेट इफ ईच पेयर हर एक एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एस देयर कोरस्पोंडिंग अ मेंबर ए प्लस बी ऑफ एस। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। Multiplication composition is defined in S if each pair of members AB belongs to S their corresponding a member AB belongs to S। अब यहाँ भी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही एग्जाम्पल लें अगर, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, अगर उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये सेट हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, A set is said to be possesses an algebraic structure if the two composition of addition and multiplication are defined in a set। कि किसी भी सेट के पास हम कब बोलेंगे कि वो अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है, जब उसके पास कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी भी होगी और कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होगी उस सेट पे। ठीक है, Subtraction or division may be defined as the inverse operator of addition and multiplication respectively। अब ये कह रहा है कि subtraction भी होल्ड हो और multiplication भी। For example, AB belongs to S, subtraction A minus B belongs to S। तो यहाँ पर अगर हमारी सब्ट्रैक्शन बी होल्ड होती है तो उसके लिए हम ये दिखाते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू सेट तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। लेकिन जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर हम यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल लें तो मैं लेती हूँ 1 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन 1 - 2 डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो सब्ट्रैक्शन है वो हम
डिफाइंड नहीं कर सकते, यानी सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्पोजिशन इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आती है इनवर्स की बात, डिवीजन। The quotient a by b may be put in the form a dot b belongs to s, कि अगर किसी भी सेट में, अब नेचुरल नंबर में ही एग्जांपल ले लें अब, ठीक है, अब लेते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन 1/2 डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम डिवीजन भी नहीं ले सकते, डिवीजन कॉम्पोजिशन डजंट होल्ड इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन कैसे डिफाइन कर लेते हैं, अब सेट ऑफ रियल नंबर में देखें अगर हम डिवीजन, वो होल्ड हो जाएगी, सेट ऑफ रैशनल में देखें वो भी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन दिस सेक्शन वी शैल डिफाइन टू स्ट्रक्चर। अब जो हमारा सेकेंड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम 2 स्ट्रक्चर सीखेंगे, फील्ड स्ट्रक्चर और ऑर्डर स्ट्रक्चर, कि हमारा फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फील्ड स्ट्रक्चर, अब जो भी हमारा कोई भी सेट, अगर एक सेट, उसको फील्ड कब बोलते हैं, अगर वो 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। 11 प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और एक प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन होती है जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमारी कॉमन होती है मल्टीप्लीकेशन भी और हमारी एडिशन भी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। अ सेट S is said to be a field if two composition of addition and multiplication defined in it be such that for all A, B, C belongs to S, the following properties are satisfied। कि किसी भी सेट को हम फील्ड कब बोलेंगे, जब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेट एस इज क्लोज्ड फ्रॉम एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर ए और बी कोई भी 2 जनरल एलिमेंट हमने सेट एस से लिए, अगर इनकी एडिशन करने के बाद भी ये एस में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हो गया सेट एस इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर मैं a प्लस बी लिख रही हूँ तो वो इक्वल होगा b प्लस a के। जैसे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही लें 1 + 2 लिखो और चाहे 2 + 1 लिखो, एक ही बात होती है। तो कॉम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि आपस में एलिमेंट्स हमारे कॉम्यूट करते हैं, कि चाहे उस एलिमेंट को पहले लिखो और फिर एडिशन करो, और चाहे दूसरे एलिमेंट को पहले लिखो और फिर एडिशन करो। उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि चाहे तो हम 2 ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लेके उनको ऐड करें, और चाहे पहले एलिमेंट को ऐसे रखें और लास्ट के 2 को ब्रैकेट में एडिशन करें। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, कि जो हमारा सेट है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ मेंबर 0 इन एस सच दैट a + 0 इज इक्वल टू a, कि यहाँ पर हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, मतलब आइडेंटिटी का मतलब समझ लो पहले। आइडेंटिटी का मतलब होता है a में ऐसा क्या मेंबर ऐड करूँ कि मेरे को a ही मिल जाए। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास 0 ही एक ऐसा एलिमेंट होता है, लेकिन अलग अलग जब हम ग्रुप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो अलग अलग आइडेंटिटी आती है, यहाँ हम ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन जस्ट वैसे अगर हम देखें सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इंटीजर्स लगा लो, तो उसमें हमारे पास यही 0 ही होती है, कि ए में हम ऐसा क्या ऐड करें, वो एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी बनता है जो हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो 0 इज दी आइडेंटिटी। उसके बाद आता है इनवर्स, कि अब मैं ए के अंदर ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूं कि मेरे को उस ग्रुप की एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर इसमें देखें तो ए के अंदर मैं -a ऐड कर दूं अगर, तो मेरे को 0 मिल जाएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट टू ईच एलिमेंट a बिलोंग्स टू s, देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू s सच दैट a + -a इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारी जो ये ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, कि जो भी सेट इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं हम कि वो ग्रुप हमारा अबेलियन ग्रुप है। क्योंकि जो एक कॉम्यूटेटिविटी होती है ये हम अबेलियन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई भी सेट हमारा इन 4 प्रॉपर्टीज को, पहली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी और 5 प्रॉपर्टी, यानी क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो और एडिशन उसमें के विद रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही हो और एडिशन के विद रिस्पेक्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। उसके बाद हमारे पास जो 5 ये है सेकंड वाली प्रॉपर्टी, अगर ये कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड होती है तो हम बोल देते हैं कि जो हमारा सेट है वो एक अबेलियन ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद ये 5 प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये होती है हमारी, अगर कोई भी सेट ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन उसके लिए, तो इसमें सबसे पहले इसमें भी क्लोज्ड है और फिर इसमें कॉम्यूटेटिविटी है और फिर इसमें एसोसिएटिविटी है और फिर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं, उसके बाद मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर S1 इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 एलिमेंट लो A और B बिलोंग्स टू S, अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसी सेट में आ रही है तो इसका मतलब वो सेट हमारा क्लोज्ड है। उसके बाद एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, यानी A B करो, चाहे तो जैसे 2 ले लिया, 2 को 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करो और चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो इट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब है चाहे 2 एलिमेंट्स को पहले रखो और फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिविटी, तो इट मीन्स हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, ये होगी हमारी एसोसिएटिविटी। उसके बाद आती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब A को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि A ही मिल जाए, तो वो होगी मेरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ मैं क्या एलिमेंट रखूं कि मेरे को A ही मिल जाए, तो यहाँ पर 1 आएगी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है A को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो जो यहाँ पर A एलिमेंट है, अगर मैं 1/A कर दूं तो ये आपस में कट के 1 दे देंगे मेरे को, तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो यही है इसकी डेफिनेशन में, टू ईच 0 डजंट बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू S। क्योंकि अगर हमारा A 0 हो गया, ठीक है, तो A इंटू 1/A लिखना है और यहाँ पर 0 रखते हैं, ये हमें इन्फानाइट वैल्यू देगा, और जबकि हम इसमें अलजेब्रा में इन्फिनिटी का केस डिस्कस नहीं करते, तो इसलिए A हम नॉन जीरो पहले से ही लेके चलते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट। उसके बाद आता है जो कॉमन प्रॉपर्टी। अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारी 4 प्रॉपर्टीज थी, जो पहले 4 प्रॉपर्टी, उसके विद रिस्पेक्ट एडिशन के विद रिस्पेक्ट ग्रुप बनाया। फिर एक और प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी हमने ऐड की, उसके विद रिस्पेक्ट एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाया। यानी फील्ड के लिए हमें 11 प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं कि जो हमारा ग्रुप बनाना चाहिए अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबेलियन ग्रुप। उसके बाद आता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी अबेलियन ग्रुप, और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कि कॉमन होती है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों होती है। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। Thus, a set S has a field structure if it possesses the 2 compositions of addition and multiplication and satisfying the 11 properties. तो फील्ड स्ट्रक्चर समझा हमने कि किसी भी सेट पर हम ये कब बोलते हैं कि वो फील्ड स्ट्रक्चर यानी फील्ड की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जब वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी 5 प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, प्लस वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी सेम इन्हीं 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उस सेट पर हम बोलते हैं कि ये सेट हमारा फील्ड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, कि ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब अ फील्ड इज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इफ इट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कि किसी भी फील्ड को हम कब बोलेंगे कि वो हमारा ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके लिए हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले है लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी। फॉर एनी 2 नंबर्स A B बिलोंग्स टू S, 1
एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी क्या कहता है कि इनमें से अगर ए और बी दो नंबर ले लिए मैंने बी एस से बिलोंग करते हुए, तो तीन में से एक तो होल्ड होगा ही होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, और या फिर ए इज इक्वल टू बी होगा, और या फिर ए लेस देन बी होगा। तो ये हो गया मेरा लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी। उसके बाद ट्रांसिटिविटी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। ये जो साइन है हमारा ये हम एंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ये वाला साइन हम और के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ऐसे है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ये इंप्लाई करता है कि ए ग्रेटर देन सी, इंप्लाई के लिए हम ये साइन यूज करते थे। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है तो ए ग्रेटर देन सी होगा। अगर कोई भी सेट है, ऑर्डर्ड फील्ड कब बोलेंगे उसको, जब वो लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी को होल्ड करेगा, ट्रांसिटिविटी उसमें होल्ड होगी। उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी। अब कंपैटिबिलिटी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, अगर ए मेरा ग्रेटर देन सी है तो अगर मैं दोनों साइड कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर देती हूँ ए प्लस सी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो अब ए है मेरे पास, अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगर मैं कोई एक सी नंबर दोनों साइड ऐड कर रही हूँ तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो ये होगा मेरा कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। उसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर्ड रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट समझते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू एस, अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है फॉर ऑल, ठीक है, कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है एंड जो मेरा सी है नंबर कोई भी ग्रेटर देन सी है, तो अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो ये होगी मेरी कंपैटिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब किसी भी सेट को हम ऑर्डर्ड फील्ड समझ लेते हैं कि कब बोलते हैं कि वो ऑर्डर फील्ड है हमारा। सबसे पहले वो लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी को होल्ड करे, यानी ए और बी अगर दो नंबर हैं या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए इज इक्वल टू बी होगा और या फिर ए लेस देन बी होगा। उसके बाद ट्रांसिटिविटी, अगर ए बी सी तीन नंबर लिए हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है तो इट मीन्स ए मेरा ग्रेटर देन सी हो जाएगा। उसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। अब ऑर्डर रिलेशन में कंपैटिबिलिटी, यानी अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई नंबर ले रही हूँ और दोनों साइड ऐड कर रही हूँ तो इक्वालिटी सेम रहेगी। उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में भी यही है कि ए बी सी बिलोंग्स टू एस लिए, और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है तो अगर सी कोई पॉजिटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव का ध्यान रखना है, तो ए सी बी मेरा ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। अगर सी नेगेटिव हो गया तो फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इट मे बी सीन दैट द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट आर ऑफ रियल नंबर आर ऑर्डर्ड फील्ड। अब ये हमारे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए और सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, ये हमारे ऑर्डर फील्ड होते हैं। while the set n of natural number and the set of integers are not fields, ordered fields। तो जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये हमारा फील्ड नहीं बनाता, और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है ये भी हमारा फील्ड नहीं बनता, क्योंकि इसमें n में और i में हमारा इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम फील्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्यों हमारा फील्ड नहीं बनाता। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तो बनाता है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा था कि जो हमारा कॉम्पोजिशन को सेटिस्फाई करे, यानी अगर ए और बी अगर मैं नेचुरल नंबर से लेती हूँ तो इट मीन्स मेरा ए प्लस बी भी सेट ऑफ नेचुरल में जाना चाहिए और ए बी भी मेरा सेट ऑफ नेचुरल में जाना चाहिए, तो ये बन जाएगा मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है कि ये फील्ड नहीं बनाता। फील्ड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसके पास हमारा मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, अब मैंने 1 बिलोंग करता है मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर के केस में जो मेरी आइडेंटिटी होती है वो होती है 0। तो अगर मैं ये देखूं इनवर्स की बात करूं तो 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को आइडेंटिटी 0 मिल जाए, तो -1 चाहिए, और -1 डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स मेरी जो
इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, वही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट डज नॉट पोजेसेस एडिटिव आइडेंटिटी। और जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होती। तो अगर आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो फिल्ड होगा। उसके बाद एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो हमारा फील्ड नहीं बनाता, लेकिन वो हमारा एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तो ये बनाता है, लेकिन ये हमारा फील्ड नहीं बनाता। फील्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि हमें जैसे कोई भी हम इंटीजर लेते हैं, 2 ले लिया हमने, 2 बिलोंग करता है हमारा इंटीजर से, लेकिन जो इसका इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो हमारा बिलोंग नहीं करता जेड से। तो इसलिए ये हमारा फील्ड नहीं बनाता, लेकिन ये हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब उसके बाद है द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q such that p q is not equal to 0. The set q of rational number includes the set of integers. ये भी बात सही है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। अ रियल नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। कि ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कि जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो दोनों के यूनियन से बनता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब आगे है द सेट्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड। अब फील्ड की प्रॉपर्टी जो क्यू है ना हमारा, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबेलियन ग्रुप बनाता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी हमारा अबेलियन ग्रुप बनाता है। और ये जो कॉमन प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई करता है। तो क्यू हमारा यहाँ से फील्ड हो गया और ऐसे ही आर भी हमारा फील्ड बनाता है। उसके बाद देखते हैं क्या ये हमारे ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। ऑर्डर फील्ड में हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी, यानी अगर ए बी अगर कोई नंबर लिए मैंने क्या उसे बिलोंग करते हुए तो या तो ए ग्रेटर देन भी होगा और या ए इज इक्वल टू भी होगा और या फिर ए लेस देन भी होगा। तो अगर मैं सेट ऑफ रैशनल्स में से कोई भी 2 रैशनल उठाती हूँ तो वो इस लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा था ट्रांसिटिविटी कि अगर मैंने कोई रैशनल नंबर उठाया ए ग्रेटर देन बी और बी एंड यहाँ पर एंड था बी ग्रेटर देन सी, तो ये इंप्लाई करता है ए ग्रेटर देन सी है। तो इसका मतलब अगर रैशनल नंबर में ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं 2 रैशनल नंबर ले रही हूँ p और क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, तो p को मैं ऐसे लिख सकती हूँ k1 बाय k2 और क्यू को लिख सकती हूँ k3 बाय k4। कंडीशन k2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मेरे को दिखानी है कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर मैं p बाय क्यू था एक तो मेरे पास नंबर और एक था मेरे पास p1 बाय क्यू1, अगर इनमें मैं कोई भी नंबर ऐड कर रही हूँ, मान लेते हैं 1 ही ऐड कर रही हूँ, तो अगर p बाय क्यू मेरा बड़ा था p1 बाय क्यू1 से तो ये मेरा बड़ा रहेगा। तो ये लॉ ऑफ ये यहाँ से मेरी कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। उसके बाद है कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने 2 नंबर ले लिए p बाय क्यू और यहाँ पर ले लिया k बाय ओ, ये मेरा ग्रेटर देन है, यहाँ पर है p बाय क्यू ग्रेटर देन है मेरा p1 बाय क्यू1 से। तो अगर मेरा ये k बाय ओ अगर ये मेरा कोई ग्रेटर देन नंबर है 0 से तो इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो इट मीन्स जो मेरे क्यू और r हैं वो दोनों के दोनों मेरे फील्ड भी हैं और ये मेरे ऑर्डर्ड फील्ड भी हैं, क्योंकि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर पढ़ी थी अभी लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी, और ए लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी के बाद थी हमारी ट्रांसिटिविटी और कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो हमारे क्यू और आर हैं इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं और ये हमारी 11 प्रॉपर्टीज़ फील्ड की भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारे फील्ड भी हैं और ऑर्डर फील्ड भी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ऊपर उससे हमने सीखा कि जो हमारे सेट ऑफ
रियल नंबर हैं और सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट है वो हमारे फील्ड स्ट्रक्चर भी हैं और ऑर्डर स्ट्रक्चर भी हैं। However, this is the property called the completeness which is possessed only by the set of real number, कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारा कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो हमारा कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ हमारा सेट ऑफ रियल नंबर एक ऐसा सेट है जो हमारा कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हमने यहाँ तक ये तो बोल दिया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है सिर्फ वही हमारी कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और जो सेट ऑफ रैशनल है वो सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनकी हेल्प से हम ये प्रूव कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1, इसी एग्जाम्पल से हम ये समझ जाएंगे कि क्यों हमारा कंप्लीट नहीं होता। सो डैट देयर इज नो रैशनल नंबर वूज स्केयर इज 2, हमें शो करना है कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं मिलता हमें जिसका स्केयर इज 2। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट ई पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर p बाय क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड क्यू आर इंटीजर प्राइम टू ईच अदर। हमने मान लिया कि p बाय क्यू एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्केयर मेरे पास 2 के इक्वल है। तो अब इसको सोल्व करूंगी, यहाँ से आएगा p स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू का स्केयर। ठीक है, ये आया मेरे पास। तो अब नाउ क्यू इज एन इंटीजर, तो क्यू मेरे पास एक इंटीजर था क्योंकि मैंने डेफिनेशन से ही सीखा है रैशनल नंबर की। p बाय क्यू इज एन इंटीजर, सो इज 2 क्यू स्केयर, p स्केयर इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2। अब इसमें हमने ये मानना था कि जो हमारा p बाय क्यू है, p और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, p और क्यू की जो GCD है वो हमारे पास 1 है। ये हम लेके चले हैं यहाँ से, ये देखो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड क्यू आर इंटीजर प्राइम टू ईच अदर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। और फिर हमने ये माना कि p क्यू का स्केयर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारे पास आया p स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू स्केयर। ठीक है, तो नाउ क्यू इज एन इंटीजर एंड सो इज 2 क्यू स्केयर। अब क्यू एक इंटीजर है। ठीक है, अब कोई भी इंटीजर ले लो, -2 ले लिया मैंने, तो -2 का अगर मैं स्केयर करती हूँ तो ये आ जाएगा 4, तो ये भी तो एक इंटीजर है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी एक इंटीजर है। तो यहाँ यही बोल रहा है कि अगर क्यू एक इंटीजर है तो मेरा 2 क्यू का स्केयर भी एक इंटीजर हो जाता है। और अगर 2 क्यू का स्केयर एक इंटीजर है तो जो इसके इक्वल है वो भी तो एक इंटीजर होगा, तो p स्केयर भी आल्सो एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2। और अगर p स्केयर मेरा यहाँ पे 2 क्यू के स्केयर के इक्वल है तो इट मीन्स ये 2 का मल्टीपल है ना p स्केयर, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो गया। अगर p स्केयर डिविजिबल बाय 2 है तो p भी डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर ये बोलते हैं कि p इज नॉट डिविजिबल बाय 2 तो यह इसका मतलब है p स्केयर भी नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर p स्केयर डिविजिबल बाय 2 है तो p को भी डिविजिबल बाय 2 होना पड़ेगा। अब p मेरा डिविजिबल बाय 2 है तो p को लिख सकते हो p इज इक्वल टू 2m, m इज एन इंटीजर। अगर p को 2m लिख पा रही हूँ मैं तो p स्केयर क्या आएगा यहाँ से 4 का m स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू का स्केयर। अगर इसमें मैं p की वैल्यू पुट करूं, अब ये 2 यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना 2m स्केयर इज इक्वल टू क्यू का स्केयर। ठीक है, थस इट फॉलोज डैट, अब यहाँ से ये फॉलो कर रहा है कि अब क्यू स्केयर भी मेरा 2m स्केयर के इक्वल आ गया, तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो p भी डिविजिबल बाय 2 हो गया और क्यू भी डिविजिबल बाय 2 हो गया। तो इट मीन्स p एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2, तो p और क्यू के पास कॉमन फैक्टर हो गया 2, तो p और क्यू का जो GCD आएगा वो 2 आएगा। लेकिन हम तो मान के चले हैं p और क्यू के पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, तो इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर वूज स्केयर इज 2। तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर हमें नहीं मिल सकता जिसका स्केयर हमारा 2 के इक्वल होता है। ये हमने एक कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया, हम लेके चले कि ऐसा ट्रू है। उसके बाद हमने ये लिया था कि p और क्यू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है,
लेकिन एट लास्ट हमने देखा पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर आया 2, तो जो हमारी एक कंट्राडिक्शन थी, क्योंकि हम गलत सपोज करके चले थे कि पी बाय क्यू का स्क्वायर हमारा 2 के इक्वल होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल है शो डैट, ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये हमें एग्जाम में हेल्प करती हैं जब भी हमें कोई भी एग्जाम्पल सोचना होता है, ठीक है। शो डैट अंडर रूट 8 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब मान लेते हैं, हम कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे, मान लेते हैं हम कि अंडर रूट 8 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो अगर अंडर रूट 8 मेरा एक रैशनल नंबर है तो ये कुछ इस टाइप का लिखा जा रहा होगा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी पी और क्यू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ अंडर रूट 8 इज इक्वल टू पी क्यू। अब यहां से मेरे पास आया कि अंडर रूट 8 अगर मेरा एक रैशनल नंबर है तो मैं उसको लिख सकती हूँ अंडर रूट 8 इज इक्वल टू पी क्यू। लेकिन अगर मैं देखूं अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये मेरा 2 से तो बड़ा होता है लेकिन 3 से छोटा होता है, तो मैंने यही लाइन यहाँ पर लिख दी कि 2 लेस देन अंडर रूट 2 लेस देन 3। तो अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी बाय क्यू। तो 2 लेस देन पी बाय क्यू लेस देन 3। तो अब मैं जो ये है मेरे पास 2 पी बाय क्यू लेस देन 3, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 क्यू लेस देन पी एंड लेस देन 3 क्यू, तो ये बन गया मेरे पास ये। अब मैं इस इनइक्वालिटी से, जो ये इनइक्वालिटी है इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी -2 क्यू, तो यहाँ तो मेरे पास आ जाएगा 0। अब ये है मेरे पास 2 क्यू लेस देन पी लेस देन 3 क्यू। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है सभी साइड, तीनों साइड 2 क्यू, तो ये बन गया 0 लेस देन पी माइनस 2 क्यू लेस देन 3 क्यू माइनस 2 क्यू। तो यहाँ पर क्यू बचेगा, तो ये बना 0 लेस देन पी माइनस 2 क्यू लेस देन क्यू। अब p माइनस क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन क्यू। अब ये मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो p माइनस 2 क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन क्यू। सो डैट अगर ये मेरा एक इंटीजर है, ठीक है, अगर मैं अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी भी इंटीजर को, तो फिर वो तो मेरा इंटीजर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे हमें पता है। लेकिन अगर नहीं भी पता, यहाँ पर हम प्रूव करना है कि एक रैशनल नंबर नहीं है, तो अंडर रूट 8 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मेरा एक इंटीजर नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ से आया अंडर रूट 8 p माइनस 2 क्यू इज नॉट एन इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ p बाय क्यू अंडर रूट 8 की जगह p बाय क्या पुट करती हूँ, तो p बाय क्यू इंटू p माइनस 2 क्यू। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर बाय क्यू माइनस 2p। तो अब p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर किया, क्यू से मल्टीप्लाई क्यू से डिवाइड, तो ये बन गया p स्क्वायर क्यू बाय क्यू स्क्वायर माइनस 2p। अब ये था मेरा अंडर रूट 8 की वैल्यू, अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 क्यू माइनस 2p। और p और क्यू भी मेरे इंटीजर हैं, अगर मेरे p और क्यू एक इंटीजर्स हैं तो 8p माइनस 2 क्यू भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो इट मीन्स जो मेरा अंडर रूट 8p माइनस 2 क्यू है, ये जो यहाँ लिखा था वो एक इंटीजर आ गया, लेकिन यहाँ तो ये नॉट एन इंटीजर आ रहा। तो ये हमारी क्यों आ रही है कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम गलत सपोज करके चले हैं कि जो अंडर रूट 8 है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिली। हमने जस्ट सपोज किया था, वो हमारी सपोजिशन गलत हुई। तो अंडर रूट 8 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो वी हैव कंसीडर अंडर रूट n नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम कंसीडर कर सकते हैं अंडर रूट n वेयर n इज अ प्राइम एंड n as a composite number. The procedures shown are typical and may be adopted under similar situation. Show that there is no rational number whose square is 3, 5 and 6. अब हमने जैसे ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा शो डैट कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिलता हमें जिसका स्क्वायर हमारा 2 के इक्वल हो, तो वहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया था कि हम लिख के चले थे कि हमारा ये रैशनल नंबर पॉसिबल है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है, और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि हमें कंट्राडिक्शन मिली वहाँ पर जाके, क्योंकि हमारी सुपोजिशन गलत थी। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको प्रूव करना आपका काम है कि अगर हम p बाय क्यू का स्क्वायर एक ऐसा रैशनल लेके चल रहे हैं जिसका स्क्वायर 3 के इक्वल है,
तो हम देखेंगे कि हमें कंट्राडिक्शन मिलेगी। सिमिलर स्टेप, बिल्कुल सिमिलर स्टेप करने हैं। उसके बाद 5 के लिए करना है चेक, तो p बाय क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रख के चलेंगे, ऐसे ही 6 रख के चलेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल आप ट्राई करना, बिल्कुल ईजी है सिमिलर स्टेप पे, ठीक है। अब आगे इंटरवल ओपन एंड क्लोज्ड। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में कि जो हमारे इंटरवल्स होते हैं वो क्लोज्ड, ओपन। वी शैल नाउ डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल होते हैं हमारे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये 3 टाइप के पढ़ते हैं हम कि हमारा क्लोज्ड, ओपन और सेमी ओपन, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है? इफ a एंड b आर 2 रियल नंबर सच दैट a लेस देन b, कि अगर a और b हमारे 2 रियल नंबर्स हैं सच दैट a लेस देन b, देन दी सेट x, एक ऐसा सेट बना लिया सच दैट a लेस देन x लेस देन b, तो ये हमारा एक इंटरवल होगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, एक्सक्लूडिंग a एंड b इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। कि अगर हम a और b पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो जो हमारा इंटरवल होगा a से b, एक रियल नंबर्स का सेट, कि ऐसा लिया, ये भी छोड़ दिया पॉइंट, ये हमारा a पॉइंट और ये हमारा b पॉइंट, ये पॉइंट भी छोड़ दिया और ये पॉइंट भी छोड़ दिया, ये जो हमारा सेट बनेगा ये इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे जो a से बड़े हैं और b से छोटे, ये होगा हमारा ओपन इंटरवल अगर हम a और b को एक्सक्लूड करते हैं। अब इस नोटेशन को समझते हैं, ये नोटेशन होती है हमारी ओपन इंटरवल के लिए, ऐसे डाल के a दिस, ठीक है। ये नोटेशन होगी हमारी ओपन इंटरवल के लिए। और एक नोटेशन होती है ये तो हम छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वही राइटर यूज करते हैं और ये एग्जाम में अक्सर देखी जाती है हमें, ठीक है। आगे आता है क्लोज इंटरवल, दिस सेट x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b कंसिस्टिंग ऑफ a एंड b एंड ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। कि अगर हम एक ऐसा इंटरवल ले रहे हैं कि a पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं और b पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं और इन 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसे इंटरवल को बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। तो this set x such that a less than equal to x less than equal to b consisting of a and b and all real numbers lying between a and b is called a close interval and is denoted by a close interval a comma b। उसके बाद आता है सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, यानी जो हमारा ये था इंटरवल a कोमा b कि एक पॉइंट को तो इंक्लूड कर रहे हैं और एक पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो उस टाइप के इंटरवल को हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, कि जो एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज्ड हो। और इसकी जो नोटेशन रहती है वो कुछ इस टाइप की रहती है, अगर हम a को एक्सक्लूड कर रहे हैं, a को छोड़ रहे हैं अपने इंटरवल में, जैसे ये लिया, ये b हो गया और ये a हो गया और ये पॉइंट हमने छोड़ दिया और ये रियल नंबर ले लिए सारे, तो ये हो गया मेरा सेमी क्लोज, ठीक है। उसके बाद आता है ये कि a को तो क्लोज्ड कर लिया और b को ओपन कर दिया, तो ये हो गया मेरा सेमी क्लोज इंटरवल। The former is open at a and close at b while the latter is closed at a। ये लिखा हुआ है कि जो ये वाला है ना, ये मेरा ओपन है a की तरफ से और क्लोज्ड है b की तरफ से, और जो ये वाला है ये वाला मेरा क्लोज्ड है a की तरफ से और ओपन है b की तरफ से, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर जो ये हमने सेकंड वाला स्टार्ट किया था, इसके अंदर हम मेन एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या पढ़ा हमने। एक तो हमने सबसे पहले इसमें फील्ड स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा रैशनल नंबर का सेट है वो कंप्लीट सेट होता है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो सेट ऑफ रैशनल है वो हमारा कंप्लीट सेट नहीं होता। उसके बाद 2 एग्जाम्पल किए हमने, एक तो ये दिखाया कि कोई भी रैशनल नंबर है अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 2 के भी इक्वल नहीं आ सकता, 3 के भी नहीं आ सकता, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो 5 के इक्वल भी नहीं आ सकता और 6 के इक्वल भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद हमने ये चेक किया था कि जो हमारा √8 है वो हमारा नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद सेकंड सेक्शन का जो लास्ट पोर्शन था उसमें हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये हमारा सेकंड सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट होता है।
अब हमारा जो थर्ड सेक्शन है उसमें हम बाउंडेड, अनबाउंडेड, सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी सेट को हम बाउंडेड कब बोलते हैं और अनबाउंडेड कब बोलते हैं, उसका सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कब करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मेरे पास यहाँ बाउंडेड अबव सेट की। अ सेट एस is of numbers is said to be bounded above if there exists a number k such that every member of S is less than or equal to k। कि बाउंडेड अबव कब बोलेंगे किसी भी सेट को, कि अगर हमें कोई एक ऐसा k मिल जाए कि उससे हर एक एलिमेंट उस सेट का छोटा हो जाए तो उस सेट को बोल देते हैं हम बाउंडेड अबव सेट, ठीक है। The number k is called an upper bound of S. If no such k exists, the set is said to be unbounded above. अगर हमें कोई भी एक ऐसा k एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी हम नहीं फाउंड कर सकते, हमें मिलता ही नहीं एक ऐसा k जिससे कि उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं, अगर हम एक ऐसा k फाइंड करने में सक्सेसफुल नहीं होते तो जो हमारा गिवन सेट होता है वो होता है हमारा अनबाउंडेड अबव सेट या फिर नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। ये पढ़ा हमने बाउंडेड अबव क्या होता है और ये पढ़ा अनबाउंडेड अबव। तो यहाँ से ये पता लगा कि अगर कोई एक ऐसा नंबर k मिल जाता है जिससे कि उस सेट का हर एक एलिमेंट छोटा होता है तो वो सेट होता है मेरा बाउंडेड अबव। अगर हम एक ऐसा k फाउंड करने में सक्सेसफुल नहीं होते तो वो सेट को बोलते हैं हम अनबाउंडेड अबव। अब आते हैं हम बाउंडेड बिलो सेट पे। This set S is said to be bounded below if there exists a number k such that every member of S is greater than or equal to k। कि अगर जो मेरा हर एक एलिमेंट उस k से बड़ा हो जाए, यानी मेरे को लोअर बाउंड मिल जाए उस सेट का, ठीक है। अब मैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करती हूँ, तो अगर मेरे को एक ऐसा सेट मिल जाता है कि जो x है ना, अगर n से बिलोंग करता है, तो हर एक एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट 1 से बड़ा होगा, तो यानी नेचुरल नंबर का सेट मेरा हो जाएगा बाउंडेड बिलो लेकिन अनबाउंडेड अबव, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं एग्जांपल लेना भूल गई कि यहाँ पर बाउंडेड अबव का क्या एग्जांपल लेंगे। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ले लो आप लोग, तो यहाँ -1, यहाँ से -1 मेरे को सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, -1 से बाकी सारे क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिया है मैंने, ठीक है। अब आते हैं बात सेट बाउंडेड कब होगा। अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। कि किसी भी सेट को बाउंडेड तब बोलते हैं जब हमें एक ऐसा स्मॉल k मिल जाता है सच डैट कि उससे हर एक एलिमेंट बड़ा हो, और ऐसा कैपिटल K मिल जाता है जिससे हर एक एलिमेंट छोटा हो, यानी उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल जाते हैं, तो उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी भी सेट को बाउंडेड बोलते हैं अगर वो बाउंडेड अबव हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो, यानी उसका हमें अपर बाउंड भी मिल जा रहा है और लोअर बाउंड भी, ठीक है। It may be noted that if the set has one upper bound then it has an infinite number of upper bounds। ये ऐसे कह रहा है, अगर कोई सेट ले लिया, मान ले मैंने 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि 5 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या था कि मेरे को एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 6 भी मेरा अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है, 9 भी अपर बाउंड है, तो यहाँ हम 9 को भी बोल सकते हैं, इसका अपर बाउंड 10 को भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जो ये है ये अपर बाउंड हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी भी सेट के पास एक अपर बाउंड है तो उसके पास इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड होते हैं, ठीक है। फॉर इफ k इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S देन एवरी नंबर ग्रेटर देन k इज आल्सो एन अपर बाउंड। अब यहाँ पर 5 अपर बाउंड था तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लूँ वो भी उसका अपर बाउंड होगा। Thus every set S bounded above determines an infinite set, the set of its upper bound। कि कोई भी सेट है अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसके जो अपर बाउंड्स का मैं सेट बनाना चाहूँ तो वो सेट मेरा इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है। इन्फिनाइट सेट ऑफ अपर बाउंड्स।
सिर्फ इसने इन 3-4 लाइनों में यही बात समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई के मिल रहा है मेरे को अपर बाउंड, तो के से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ, k+1 k+2, वो सारे भी मेरे यहाँ पर अपर बाउंड बनते हैं। कि अगर एक अपर बाउंड मिल रहा है तो उसके इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसका अगर मैं एक सेट बनाना चाहूँ तो वो मेरा एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट मतलब कि उसके हम काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद दिस सेट ऑफ अपर बाउंड्स इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो तो वो होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ था जो मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 से 5 तक लिखे मैंने। अब इसका 5 एक अपर बाउंड है, 5 के बाद वाले 6 7 8 सारे लिखूंगी, लेकिन इसका लोअर बाउंड तो मिल गया मेरे को, ये 5 है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि दिस set of upper bounds is bounded below and insomuch as every member of S is lower bound thereof, कि इसका हर एक जो मेंबर है उसका लोअर बाउंड होगा। सिमिलरली अ सेट S बाउंडेड बिलो डिटरमाइंस एन इनफाइनाइट सेट ऑफ इट्स लोअर बाउंड। तो ये सेट अगर मैं दोबारा लिखूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इस सेट में मेरा जो 1 है वो मेरा क्या है यहाँ पर लोअर बाउंड। लेकिन 1 से छोटा 0 ले लूँ, -1 ले लूँ, -2 ले लूँ, ये सारे भी तो लोअर बाउंड बनेंगे, तो इनका भी तो एक सेट बना सकती हूँ जिसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे। तो विच सेट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव होगा ये सेट, क्योंकि 0 इसका अपर बाउंड मिल जाएगा बाय द मेंबर्स ऑफ एस। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम ग्रेटेस्ट मेंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है। जो मेंबर्स होते हैं ना वो सेट के एलिमेंट होने जरूरी हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट होने जरूरी हैं, लेकिन जो लिस्ट अपर बाउंड होता है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो सेट के मेंबर हों ये जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे बताती हूँ कि किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अगर वो सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये ले लिया, कोई सेट लिया S इज इक्वल टू X सच दैट S इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर वो एलिमेंट आ रहे हैं जो इस फॉर्म के हैं। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ तो सबसे पहली वैल्यू आ गई 1, फिर आ गया मेरा 1/2, ऐसे ये 0 हो गया, फिर आया मेरा 1/2, उसके बाद आएगा 1/3। तो ये जैसे जैसे 0 के पास जा रहा है और n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 और 1 इसका जो ग्रेटेस्ट मतलब लीस्ट अपर बाउंड होगा, सुप्रीमम, वो होगा 1, और जो इसका इनफीमम होगा वो होगा 0। लेकिन 0 डजंट बिलोंग्स टू S, तो इट मीन्स इनफीमम डजंट बिलोंग्स टू सेट। लेकिन अगर हम किसी सेट के ग्रेटेस्ट और लोएस्ट मेंबर की बात करते हैं, जैसे ये सेट है 1 2 3 4, तो अगर मेरे को 4 को ग्रेटेस्ट मेंबर बोलना है ना किसी सेट का, तो 4 उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये इनमें डिफरेंस होता है ग्रेटेस्ट मेंबर में, लोएस्ट मेंबर में, ठीक है, और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में। तो अब मेंबर G बिलोंग्स टू कैपिटल G से बिलोंग कर दिया, डेनोट कर दिया। अब मेंबर G ऑफ अ सेट S इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ S इफ एवरी मेंबर ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू G, कि हर एक मेंबर है ना जो S का वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है G के, तो G बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर उसको ग्रेटेस्ट मेंबर बनना है ना किसी सेट का, सबसे पहले वो सेट से बिलोंग करना चाहिए और उस सेट के हर एक मेंबर उससे छोटा होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा मेंबर मिल रहा है, जैसे ये सेट ले लिया 1 2 3 4, तो 4 को मैं इसका ग्रेटेस्ट मेंबर बोल सकती हूँ क्योंकि 4 से ये सारे के सारे एलिमेंट छोटे हैं और 4 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये डेफिनेशन होगी मेरी ग्रेटेस्ट मेंबर की। इसके बाद आते हैं हम स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है। सिमिलरली अ मेंबर स्मॉल g ऑफ अ सेट इज अ स्मॉलेस्ट मेंबर इफ एवरी मेंबर ऑफ अ सेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, कि अगर हर एक मेंबर मेरा उस g से बड़ा हो रहा है या फिर इक्वल हो रहा है तो उस मेंबर को बोल दूंगी, और वो उस सेट में होना चाहिए, उसको बोल लूँगी मैं स्मॉलेस्ट मेंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3
4, ये मैंने कोई सेट ले लिया तो 1 इसमें सबसे छोटा है, 1 2 से भी छोटा, 3 से भी छोटा, 4 से भी छोटा, और 1 इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है तो 1 इसका स्मॉलेस्ट मेंबर हो सकता है। क्लियरली अ सेट मे और मे नॉट हैव द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर बट एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ इट इज अ मेंबर ऑफ द सेट इट इज अ ग्रेटेस्ट मेंबर। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया 1/n, यही वाला सेट x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर ये वाला सेट लिया तो 0 क्या था, इसका लीस्ट अपर बाउंड था, 0 डजंट बिलोंग्स टू s, 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो यही बात लिखी है यहाँ पर कि अ सेट मे और मे नॉट हैव द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, 0 इसका लिस्ट मेंबर है लेकिन 0 डजंट बिलोंग्स टू सेट, तो 0 इसका लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, नहीं लिस्ट मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट मेंबर होने के लिए उसको सेट से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद अ फाइनाइट सेट ऑलवेज हैज द ग्रेटेस्ट एज वेल एज द स्मॉलेस्ट मेंबर, कि कोई भी फाइनाइट सेट उठाओ उसके पास ग्रेटेस्ट मेंबर भी मिलेगा और उसके पास लिस्ट मेंबर भी मिलेगा। इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द सेट हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर, कि अगर जो अपर बाउंड्स यानी अपर बाउंड्स का जो सेट बनाया, मान लो पहले m आया, फिर मैंने m+1 लिया, फिर m+2 लिया, अगर उसका एक सेट बना लिया और उसमें से मैंने सबसे लिस्ट वाला ढूंढ लिया तो वो मेरा बनेगा लिस्ट अपर बाउंड्स। सबसे पहली बात वो अपर बाउंड होना चाहिए और फिर उसके बाद बात कि वो सारे के सारे लिस्ट अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सुप्रीमम ऑफ द सेट। ठीक है, ये रहा। इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर, कि उस सेट के पास स्मॉलेस्ट मेंबर है से m, then m is called the least upper bound or the supremum of the set S। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली द सुप्रीमम ऑफ द सेट S may or may not exist in the case if exist it may or may not belongs to S, कि सुप्रीमम किसी भी सेट का एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही एग्जांपल लेती हूँ, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं कि एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, वो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर -3 -2 अप टू सोन -n+1/n। तो इस सेट का जो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड होगा वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये आगे आएगा एक्सरसाइज में, वहां मैं क्लियर कर दूंगी। द फैक्ट दैट सुप्रीमम m इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ s मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। अब हम सुप्रीमम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम क्या होता है, ये होती है हमारी सुप्रीमम की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी उसको m को हमें लिस्ट अपर बाउंड बोलना है, सबसे पहले तो लिस्ट वर्ड को हटा के हम m पे काम करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट वर्ड को भूल के हम अपर बाउंड पे काम करेंगे। सबसे पहले तो वो अपर बाउंड होना चाहिए उस सेट का, तो अपर बाउंड चेक करेंगे तो m इज एन अपर बाउंड ऑफ m। उसके बाद x दैट इज x लेस देन इक्वल टू m। उसके बाद नो नंबर लेस देन m इज एन अपर बाउंड ऑफ m। यानी उसके बाद हम लिस्ट पे काम करेंगे। लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को समझने से पहले इन वर्ड्स को समझना है। अपर बाउंड क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा अपर हो। उसके बाद उन अपर बाउंड्स, पहले तो अपर बाउंड्स निकाल लेंगे सारे, उनके बाद अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हो, वो होगा हमारा लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम। तो नो नंबर लेस देन m कैन बी एन अपर बाउंड ऑफ s दैट इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट। अगर हम ये कोशिश करते हैं कि उससे छोटा कोई नंबर हमारा अपर बाउंड बन जाएगा तो हमें ये मिलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नंबर y बिलोंग्स टू s सच दैट y ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन, कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है m माइनस एप्सिलॉन, जिससे कि m में से हम थोड़ा सा भी कुछ माइनस करते हैं तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो उससे बड़ा हो जाता है, यानी m ही हमारा सबसे लिस्ट अपर बाउंड होगा। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं
कि जो हमारा सुप्रीमम है ना, अगर वो एग्जिस्ट करता है किसी सेट का तो वो यूनिक होता है। उसके लिए यूनिकनेस प्रूव करेंगे सुप्रीमम की। सुप्रीम तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, वो हमारा यूनिक नहीं होता, वो हमारे दो होते हैं, ठीक है। लेट तो हमें कंट्राडिक्शन मिलेगी और वहां से प्रूव हो जाएगा। तो लेट इफ पॉसिबल m एंड m डैश बी टू सुप्रीमम ऑफ द सेट s। तो अगर मैंने m और m डैश दो सुप्रीमम लिए, अगर मैं ये शो कर दूं कि m ही मेरा m डैश के इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो सुप्रीमम होता है वो यूनिक होता है। तो ये रहा, लेट ई पॉसिबल m एंड m डैश बी द टू सुप्रीमम ऑफ द सेट s सो डैट m एंड m डैश आर बोथ अपर बाउंड्स ऑफ s। अगर ये m और m डैश मेरे सुप्रीमम है, सुप्रीम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड्स है, तो लीस्ट अपर बाउंड होने से पहले मैंने पढ़ा था कि वो अपर बाउंड होंगे, तो m और m डैश दोनों के दोनों अपर बाउंड्स हो गए सेट s के। और अगर कोई भी अपर बाउंड होता है तो मैंने मान लिया कि m मेरा लीस्ट अपर बाउंड है और m डैश सिर्फ अपर बाउंड है। तो अगर m लीस्ट है, लिस्ट कब बोलते हैं उसको, जब वो सारे के सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हो। तो अगर m मेरा लीस्ट अपर बाउंड है तो m डैश से छोटा होगा, क्योंकि m डैश मेरा अपर बाउंड है। तो यहाँ से ये आ गया m लेस देन इक्वल टू m डैश। अब मेरा m डैश भी तो मेरा लिस्ट अपर बाउंड था, तो m डैश लेस देन इक्वल टू m हो गया। अगर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं हम तो m इज इक्वल टू m डैश आ जाता है। तो इट मीन्स अगर मेरा सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम, दोनों एक ही बात होती है। इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट हैज द ग्रेटेस्ट मेंबर से m, देन m इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कि जो हमारा लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए अगर हमें, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और द इन्फीमम ऑफ द सेट s, ठीक है। कि लोअर बाउंड्स अगर मैंने मान लिया कि जो मेरा स्मॉल m1 है, m2 है, mn तक है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, ये मेरे लोअर बाउंड्स हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा मैंने मान लिया मेरा mn है, तो mn को बोलूँगी मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम। अब बाय डेफिनेशन समझते हैं। ये यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो इन्फीमम है ना वो भी सेट का यूनिक होता है, ठीक है। जैसे हमने सुप्रीमम के लिए प्रूफ किया था, यहाँ बस स्मॉल m ले लेना, स्मॉल m लेस देन इक्वल टू m डैश आ जाएगा और स्मॉल m ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू m डैश, यानी इन्फीमम ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट इट इज यूनिक। उसके बाद द इन्फीमम m ऑफ द सेट s हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। स्मॉल m इज अ लोअर बाउंड ऑफ s। अगर इन्फीमम होना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना है, तो सबसे पहले तो लोअर बाउंड समझेंगे हम। तो m इज द लोअर बाउंड ऑफ s, दैट इज m लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। उसके बाद नो नंबर ग्रेटर देन स्मॉल m इज द लोअर बाउंड ऑफ s। कि कोई भी नंबर अगर हम ग्रेटर देन m लेती हूँ तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा। For any positive integer epsilon greater than 0, there exists a number z belongs to s such that z less than m plus epsilon। तो यहाँ ये मेरी लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन खत्म होती है। तो इस अब ये मेरा यहाँ से थर्ड सेक्शन था वो खत्म होता है। थर्ड सेक्शन में मैं यहाँ पे छोटा सा रिव्यू देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले सीखा बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, उसके बाद सीखा बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, उसके बाद बाउंडेड सेट, ठीक है। जो हमारा बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो वो हो गया मेरा बाउंडेड। उसके बाद कंसेप्ट आया एक नया हमारे पास कि सुप्रीमम क्या होता है, यानी लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि जो लिस्ट अपर बाउंड है ना वो यूनिक होता है किसी भी सेट का। उसके बाद हमने इन्फीमम के बारे में सीखा कि इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। उसके बाद एक डेफिनेशन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, और ये प्रूव कर दिया कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो यूनिक होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी इल्यूस्ट्रेशन है वो पढ़ते हैं हम। दिस सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो अब बाउंडेड बिलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, और जिस भी सेट का लोअर बाउंड मिल जाता है वो सेट हो जाता है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव नहीं बोल सकते क्योंकि इसका अपर बाउंड हम नहीं बता सकते, और इसका जो लोअर बाउंड होगा वो होगा मेरे पास 1। तो यही इसमें लिखा गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव एंड 1 इज द लोअर बाउंड। अब आगे, दिस सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। ये ऐसे शुरू होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस टाइप से। तो ना तो इसका लोअर बाउंड मिल रहा, ना ही इसका अपर बाउंड मिल रहा, और बाउंडेड के लिए तो ये होता है वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए। तो आई मेरा एक ऐसा सेट ऑफ इंटीजर्स एक ऐसा सेट हो गया जो ना ही तो मेरा बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड अबव है। ऐसे ही क्यू की बात करूं तो क्यू पी ऑफ क्यू सच दैट पी और क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ से क्यू भी मेरा अनबाउंडेड आ गया, और सेट ऑफ रियल नंबर भी अनबाउंडेड होता है क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद थर्ड, एवरी फाइनाइट सेट ऑफ नंबर इज बाउंडेड। अब मैं कोई भी फाइनाइट सेट लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ही यही कहती है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका सबसे छोटा एलिमेंट भी हमें पता होगा और सबसे बड़ा एलिमेंट भी हमें पता होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट का मतलब है फाइनाइट एलिमेंट है। उसके बाद द सेट S1 ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स S1 x ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू R इज नॉट बाउंडेड अबव बट बाउंडेड बिलो। कि जो ये मेरा सेट है S1 ये मेरा बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन ये सेट मेरा बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड बिलो तो ये 0 से हो गया क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट 0 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो इनफीमम है ना इस सेट का वो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 डजंट बिलोंग्स टू S1, ठीक है। अब आगे S2, द इनफाइनाइट सेट S2 इज इक्वल टू 0 लेस देन x लेस देन 1। तो इसका जो इनफीमम होगा मेरा वो हो जाएगा 0 और जो सुप्रीमम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। लेकिन इस सेट का ना ही तो लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लिस्ट एलिमेंट होने के लिए सबसे पहले सेट का एलिमेंट होना जरूरी है, और ना ही मेरा यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 0 इसका लिस्ट अपर बाउंड तभी बनता जब 0 इससे बिलोंग करता, लेकिन 0 तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, दिस सेट S2 सच दैट x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है इज बाउंडेड विद सुप्रीमम 1 एंड इनफीमम 0 बोथ ऑफ विच डू नॉट बिलोंग्स टू S2। लेकिन ये बिलोंग नहीं करते मेरे S2 से। उसके बाद 6, द इनफाइनाइट सेट S3 x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 x बिलोंग्स टू Q इज बाउंडेड विद सुप्रीमम 1 एंड इनफीमम 0 बोथ ऑफ विच आर मेंबर ऑफ S3। ये मेंबर भी है मेरे और ये मेरे लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट S4 1/n। अब इसका जो 1 है वो इसका सुप्रीमम हो गया और 0 इसका इनफीमम हो गया, लेकिन 0 डजंट बिलोंग्स टू S4, ठीक है। अब 8th एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज बाउंडेड। कि जो हमारा हर एक इंटरवल है वो बाउंडेड होगा। कि जो क्लोज इंटरवल ए बी फाइनाइट है और क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। बाउंडेड का मतलब क्या है, लिस्ट अपर बाउंड मिल जाए और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी तो यहाँ से मिल तो रही है। ए बी बेसिक सेट से बिलोंग नहीं कर रहे लेकिन मिल तो रही है। उसके बाद प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इफ इट एग्जिस्ट इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट। कि अगर ग्रेटेस्ट मेंबर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो उसका सुप्रीमम होता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। लेट जी बी द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस। अगर ग्रेटेस्ट मेंबर होना है तो सबसे पहले वो सेट से बिलोंग भी करना चाहिए, जी बिलोंग्स टू एस और जी लेस देन इक्वल टू एक्स। कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर है जी तो हर एक एलिमेंट उससे, तो जी मेरा यहाँ से अपर बाउंड बन जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट मेंबर है तो अपर बाउंड बन जाएगा। उसके बाद अगेन नो नंबर लेस देन जी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। की कोई भी नंबर अगर मैं जी से छोटा लेती हूँ तो वो अपर बाउंड नहीं बन सकता। बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम मेरे को यही चाहिए था, तो यहाँ से मेरे को मिल गया कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं ऐसा लेती हूँ तो वो मेरा अपर बाउंड नहीं बनेगा अगर मैं उसमें से थोड़ा सा भी कम कर देती। तो इसका मतलब अगर कोई भी मेंबर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो फिर वो मेरा सुप्रीमम होगा।
अब आज के इस लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कवर करते हैं और उसके बाद हम 4.1 यानी 4th सेक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द सेट्स विच आर बाउंडेड। अब ये एक्सरसाइज करते हैं हम कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ठीक है। तो बाउंडेड सेट, अब कोई भी फाइनाइट सेट उठाओ, ठीक है, वो हमारा बाउंडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो इस बाउंडेड होने के लिए इसका ये मिल गया हमें लोअर बाउंड और ये मिल गया इसका अपर बाउंड। सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर गए और वो सेट से बिलोंग भी करते हैं, तो ये सेट हो गया हमारा बाउंडेड, ठीक है, ये हो गया। अब नॉट बाउंडेड, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। सेट ऑफ इंटीजर ले लो, सेट ऑफ रेशनल ले लो, सेट ऑफ रियल नंबर ले लो, ये सारे के सारे अनबाउंडेड सेट है। उसके बाद थर्ड बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, ये मेरा बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये हो गया मेरा थर्ड का। उसके बाद बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड अबव तो होना चाहिए। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, अब ये ऐसे आएगा -3 -2 -1 ऐसे, तो -1 ये मेरा -1 तो इसका अपर बाउंड तो मिल गया, बाउंडेड अबव तो हो गया, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है क्योंकि यहाँ से मेरे को लोअर बाउंड नहीं मिल रहा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज क्या है, फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू सेट। अब इन्फीमम फाइंड करना है और सुप्रीमम फाइंड करना है। अब इन्फीमम क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर, तो अगर ये तो फाइनाइट सेट है इसका इन्फीमम होगा 1 और सुप्रीमम होगा 9, और 1 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है और 9 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। फाइंड द सुप्रीमम और इन्फीमम, तो इसका जो इन्फीमम 1 है, सुप्रीमम 9 है और दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन -1 -1/2 -1/3 -1/4, तो इसका अगर मैं यहाँ से देखूँ तो -1 और 0 के बीच में अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करके देख लेते हैं अगर हम कुछ चीज़ों को, तो ईजी हो जाता है हमारे लिए चेक करना कि क्या इसका इन्फीमम होगा क्या इसका सुप्रीम होगा। -1 लिया, -1/2 लिया, -1/3 लिया, ठीक है, ऐसे हम चलते जा रहे हैं और ये हमारे 0 तक जाएगा, तो 0 तो इसमें हो जाएगा सुप्रीमम और -1 हो जाएगा इन्फीमम। 0 यहाँ से हुआ मेरा सुप्रीमम और -1 हुआ इन्फीमम। 0 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, सुप्रीमम डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट और इन्फीमम बिलोंग कर रहा है। -1 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो मेरा सुप्रीमम आया वो 0 आया, ठीक है, वो बिलोंग नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको अगर मैं ऐसे ओपन करूं तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये मेरा 0 तक जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 इसका हो गया यहाँ से इन्फीमम और 1 हो गया इसका यहाँ से सुप्रीमम। 1 तो मेरा सुप्रीमम तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन्फीमम डजंट बिलोंग टू दिस सेट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन -1 की पावर n/n, अगर मैं इसको ओपन करने लगूँ तो यहाँ से -1 आएगा, फिर सेकेंड टर्म 1/2 आएगी और फिर थर्ड टर्म -1/3 आएगी और फोर्थ टर्म 1/4 आएगी और फिर ऐसे ही करते -1/5 आएगा। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ तो -1 यहाँ ले लिया, 0 यहाँ ले लिया और 1 यहाँ ले लिया, तो -1 ये पॉइंट आया। उसके बाद 1/2 ये वाला पॉइंट आया, उसके बाद -1/3 ये कुछ यहाँ पे आएगा -1/3 और 1/4 कुछ यहाँ आएगा। तो अगर मैं देखूँ ये तो मेरा हो गया सुप्रीमम, 1/2 तो इस सेट का हो गया सुप्रीमम और इन्फीमम है ना वो होगा मेरा यहाँ से 0, ठीक है। तो इस सेट का जो इन्फीमम और सुप्रीमम है 1/2 वो तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे 0 -1 आने वाला था -1 वो भी मेरा इस सेट से बिलोंग कर रहा है। -1 और 1/2 दोनों के दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। जो मेरा इन्फीमम है -1, सुप्रीमम 1/2 दोनों इस सेट से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन -2 -1/2 4/3 3/2
n माइनस 5/4 अप टू सो ऑन। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये -1 मिलेगा मेरे को यहाँ से। अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी -1 + 1/n, तो n को अगर मैं इन्फिनिटी को टेंड कराऊंगी तो -1, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये -2 से -1 के बीच में लाई करिए। तो -2 इस केस में हो गया मेरा इन्फीमम और -1 हो गया सुप्रीमम। सुप्रीमम डजंट बिलोंग टू दिस सेट बट इन्फीमम बिलोंग करता है। उसके बाद 6 1 + -1 की पावर n/n। अगर इसकी मैं टर्म्स लिखना चाहूँ तो पहली टर्म आएगी 1 -1 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म आएगी 1 + -1 का स्क्वायर बाय 2। उसके बाद थर्ड टर्म आएगी 1 - 1 की पावर 3/3 और यहाँ से आएगा 1 + -1 की पावर 4/4। तो यहाँ से एक तो 0 मिला मेरे को, और अगर इसको जोड़ूँ तो 3/2 मिला मेरे को, और इसमें करूँ अगर तो 1/3 मिला। तो इस टाइप से मैंने देखा कि अगर जो मेरा ये वैल्यूज़ हैं इन्फीमम 6 का जो आंसर है मेरे पास वो है 0 और 2/3, जो मेरा यहाँ से आ चुका है, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ से निकाला 1 + 1/2, ठीक है। ये तो यहाँ से 3/2 मिला, 3/2 और 0 0 मेरा इन्फीमम हो गया और 3/2 सुप्रीम हो गया, और दोनों के दोनों इस सेट से बिलोंग करते हैं। अब आता है ये एग्जाम्पल। अब ये मेरा ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है, ऐसे। अब इसका जो इन्फीमम है ए हो गया, सुप्रीमम भी हो गया, लेकिन दोनों सेट से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ए बी ओपन, ठीक है। बी मेरा डजंट बिलोंग्स टू सेट, लेकिन ए मेरा सेट से बिलोंग करता है। ए मेरा इन्फीमम है और बी मेरा सुप्रीमम है। और वैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई करना चाहिए था कि a इज़ नॉट इक्वल टू बी या फिर a लेस देन b, तभी हम बता सकते हैं कि सुप्रीम। अगर a और b दोनों इक्वल हो गए तो फिर हम कुछ नहीं बता सकते। यहाँ पर यह लिखना चाहिए था विच ऑफ द सेट्स इन द क्वेश्चन 2 इज बाउंडेड। अब हमने देखा कि हर एक क्वेश्चन में हम इन्फीमम भी फाइंड कर चुके हैं और सुप्रीमम भी, तो ये सारे के सेट अपने क्या हो गए, बाउंडेड हो गए, क्योंकि ये भी बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, और इसका भी इन्फीमम और सुप्रीमम मिल गया। और अगर किसी भी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो सेट होता है अपना बाउंडेड। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मेंबर फॉर द सेट इन द गिवन क्वेश्चन 2। अब स्मॉलेस्ट मेंबर की बात करूं तो इसमें स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है 1 और ग्रेटेस्ट क्या है 9। अब इसमें निकाल लूं तो बस जस्ट हमें क्या करना है, अगर सेट से बिलोंग करता है, जो सुप्रीमम और इन्फीमम हमने फाइंड की है ना सेकंड क्वेश्चन में, अगर वो हमारे सेट से बिलोंग करते हैं तो वो ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट्स बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ, सो डैट द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इन केस इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर ग्रेटेस्ट मेंबर की बात करें तो हमने प्रूव किया था कि जो हमारे लीस्ट अपर बाउंड और स्मॉलेस्ट लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यूनिक होते हैं। तो सिमिलर केस हम एलिमेंट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। तो ये यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। और सिक्स्थ है हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इफ एग्जिस्ट इज द इन्फीमम ऑफ द सेट। तो ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल की ये किया था कि जो हमारा प्रूफ डैट द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इफ एग्जिस्ट इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट, इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल इसी पर बेस्ड। यहाँ पर बस स्मॉलेस्ट मेंबर लेना है कि अगर स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा इन्फीमम होता है। तो सेम स्टेप अप्लाई करने हैं और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इज द कन्वर्स ऑफ द सोल्व एग्जाम्पल 4 इन द अबव इज ट्रू। तो जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ये पूछा है इसका कन्वर्स। सबसे पहले हम कन्वर्स बनाना सीखते हैं। कन्वर्स क्या बनेगा, कन्वर्स बनेगा कि अगर कोई भी सेट है उसका सुप्रीमम मिल जाता है हमें तो वो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर होगा। क्या ये ट्रू हो सकता है? इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका जो हमें सुप्रीमम है वो तो मेरे पास 1 होता है और जो इन्फीमम है वो 0 होता है। लेकिन जो सुप्रीमम है वो तो मिल गया, लेकिन वो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर हो ये तो जरूरी नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसलिए हमारा जो सेवंथ एग्जाम्पल है उसका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।